न्यूज रूम में हम बात कर रहे हैं पाक भारत ताल्लुकात पर। तो एक सबसे अहम मसला है दहशतगर्दी का। क्रॉस बॉर्डर जब बात की जाती है दहशतगर्दी की, टेरर की, तो बलूचिस्तान भी आगे रखा जाता है और भारत से भी इसी तरह के खदशात का इजहार किया जाता है। दोनों ममालिक के अपनी तरह के खदशात मौजूद हैं। इस पर बात करेंगे। इस पूरी गुफ्तगू से पहले इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कांग्रेस के रहनुमा तर्जुमान वहां से मीम अफजल साहब। उनसे बात करेंगे कांग्रेस इस पूरी मूव को किस तरह से देख रही है, नवाज शरीफ साहब का वहां जाना, दावत दिए जाना और कल होने वाली मुलाकात। मीम अफजल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कहिएगा कि कांग्रेस का मौक़िफ़ क्या है मियां नवाज शरीफ को जो दावत दी गई नरेंद्र मोदी की जानिब से? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हमने इस कदम को ठीक कदम बताया है, इसलिए कि नए वजीर आजम आए हैं देश में और उनको ये हक पहुंचता है कि वो अपनी सरकार चलाने के लिए जो भी मुल्क के इंटरेस्ट में हो वो काम करें। लेकिन उसमें हमारा जो एतराज था वो ये रहा है कि पिछले 10 साल में हमने जब भी पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए कोई भी मूव किया, किसी भी किस्म की कोई मीटिंग की, यही भारतीय जनता पार्टी और यही मोदी साहब हमेशा उसकी मुखालफत करते रहे। और यही नहीं बल्कि उन्होंने पूरे इलेक्शन के दौरान में तकरीबन 10 पब्लिक मीटिंग्स उन्होंने ऐसी की हैं जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त स्टैंड लिया और टेररिज्म को लेकर, दहशतगर्दी को लेकर के उन्होंने पाकिस्तान पर भी सवाल उठाए और जो उस वक्त सरकार थी उस पर भी सवाल उठाए। और हमारे ताल्लुक से उन्होंने हमेशा ये कहा कि एक हम कमजोर सरकार हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं और देयर विल बी नो टेरर, देयर विल बी नो टॉक। जब तक टेरर बंद नहीं होगा टॉक्स नहीं होंगी। तो ये उनका स्टैंड रहा और वो हमारे ऊपर हमेशा इस बात के लिए तनकीद करते रहे। लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये दावतनामा भेजा सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, तो भारत के अंदर इस पर बड़ा रिएक्शन था, खासतौर पर उन लोगों के अंदर जिन्होंने उनके पाकिस्तान पर दिए गए स्टेटमेंट्स को हमेशा सराहा और उसकी तारीफ करते हुए या उसकी सपोर्ट करते हुए उनको वोट डाला। उसमें एक जबरदस्त रिजेंटमेंट है। तो हमारा बहरहाल स्टैंड ये है कि अब अगर उन्होंने ये फैसला किया, लाया है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसको एक सेरेमनी से ज्यादा कोई अहमियत नहीं दे रहे। हमारा कहना ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो अहम मुद्दे हैं उन पर जब बातचीत होगी तब पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ खुल कर के सामने आएगा और हिंदुस्तान का मौक़िफ़ भी सामने है। मीम अफजल साहब, फिर जो कल मुलाकात होने जा रही है नरेंद्र मोदी और वजीर आजम नवाज शरीफ के दरमियान, उससे कांग्रेस क्या तवक्को रखती है? आपको लगता है कि कुछ मुलाकात में मुस्बत होगा, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, या फिर सलाम दुआ खैरियत पूछी जाएगी? मोदी की शख्सियत को आप कैसा देखते हैं? आपने खुद कह दिया ना कि किस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाई, अब उन्होंने दावत दी और कल मुलाकात भी हो रही है। कुछ बदले बदले मोदी दिखाई देंगे कल की मुलाकात में? नहीं, बदले हुए तो वो उसी दिन से हैं जिस दिन उन्होंने दावतनामा भेजा था। लेकिन कल मुलाकात में, चूंकि ये मुलाकात भी पहले से तय नहीं थी, पहले यहाँ भारत में यही कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब दूसरे सार्क देशों के साथ साथ आएंगे और दूसरे सरबराहान मुमलिकत भी जो यहाँ आएंगे उनके साथ वो एक ओकेजन होगा, फोटो खींचेंगे। और कम से कम मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसको अपनी सरकार के लिए एक एंडोर्समेंट माना कि सार्क देशों का उनके तई एक अच्छा रवैया होगा और उनका सार्क के लिए एक अच्छा रवैया है। लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका, इन दो मुल्कों के साथ कुछ ऐसे मामलात और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत जब होगी तभी कहा जा सकता है कि इसका नतीजा क्या सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब, कांग्रेसी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे न्यूज रूम में हमें ज्वाइन। गुफ्तगू आपने सुनी। कुछ मीम अफजल साहब या कांग्रेस बिदू बिदू की कैफियत में नजर आती, कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों गुम में कि जब वो चाहते थे मिलें पाकिस्तान से, बातचीत करें, तो बीजेपी तो उस वक्त रोड़े अटकाती रही, एतराजात किए जाते रहे। लेकिन अब बीजेपी की जानिब से जो पहला ही मूव सामने आया नरेंद्र मोदी की जानिब से, वो पाकिस्तानी वजीर आजम को दावत है। नजमुद्दीन शेख साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, कांग्रेस को समझ नहीं आ रही वो क्या करे। जब तक वो चाहते रहे कुछ हुआ नहीं, अब वो कहते हैं ठीक है अगर जो करना चाह रहे हैं तो मुंतखब वजीर आजम है वो कर सकते हैं। देखिए, ये सियासत की बातें होती हैं। मैंने आपसे कहा कि 1978 में जब वाजपेयी आए थे तब भी एक इस किस्म का माहौल था और इस किस्म के तासुरात थे पाकिस्तान में। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस किस्म की चीज़ ऐसे नहीं होगी। मैं पूरी उम्मीद हूँ और मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे, डिप्लोमेटिक तौर पे
इस किस्म की दावत न दी जाती, क्योंकि मुझे यकीन है कि सार्क के दूसरे ममालिक को बुलाने में मतलब सिर्फ ये था कि पाकिस्तान ये न कह सके कि साहब हमने आपके प्राइम मिनिस्टर को दावत दी थी और वो नहीं आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, अब आपका प्राइम मिनिस्टर का हमारे पास आने की बारी है। तो ये तो उन्होंने बहुत अच्छा एक डिप्लोमेटिक मूव किया कि उन्होंने सार्क के साथ किया, लेकिन इसमें ये मुझे वाज़ेह है कि उनका फोकस पाकिस्तान पे था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान से बातचीत हो, क्योंकि इस खित्ते में जो रिश्ता सबसे अहम है, और ये सिर्फ हम नहीं कहते, सब सार्क के ममालिक कहते हैं कि सबसे अहम रिश्ता जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का है, और अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का रिश्ता सही होगा तो फिर सार्क जो कि बनी थी इसलिए कि इक्तिसादी ताउन बढ़ेगा इस रीजन में, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का रिश्ता सही ना हो। तो इस पे फोकस रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि दहशतगर्दी का सवाल ज़रूर उठेगा, तिजारत का सवाल ज़रूर उठेगा, और मुझे ये भी ख्याल है कि चूंकि मोदी साहब की ज़्यादा महारत तिजारत में और नजमुद्दीन शेख साहब मजीद बात करेंगे। भारत से बीजेपी के तर्जुमान नारायण कोहली साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि बीजेपी क्या कही है, कितना तब्दीली या बदलाव है उनके मौक़िफ़ में माजी के निस्बत। कोहली साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए न्यूज़ रूम में। ये कहिएगा कि इस वक्त बीजेपी हुकूमत बन रही है, बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी की जानिब से दावतनामा भेजा गया, कितनी तब्दीली आई है बीजेपी की सोच में हमसायों के साथ ताल्लुकात और खासतौर पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को लेकर? इसको इस रूप से देखना चाहिए। पहली बात है कि पाकिस्तान और भारत की अगर हम बात करें तो हमारे रिश्तों में कई मसले हैं जिन पर कठिनाइयां रही हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार आज बन रही है तो एक अवसर होता है सबका मिलना। आप इस बात को देखेंगे कि सार्क के सारे देशों को, मॉरिशस, कई और राज्य भी देश के प्रेसिडेंट्स हों या प्राइम मिनिस्टर्स हो या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भारत आज आ रहे हैं, और एक अच्छा अवसर हुआ। और हमें भी खुशी है कि नवाज शरीफ साहब ने इस इनविटेशन को कबूला और वो भी आए हैं। तो ये एक अवसर हो जाता है, नहीं तो आप खुद समझ सकते हैं कि कभी कभी, पहली बार भी ऐसा हुआ है, तो कल मुलाकातें भी होंगी अलग अलग, नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें होंगी, वो और प्रधानमंत्री तब तक तो बन जाएंगे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे, तो एक अवसर हो जाता है। और मुझे लगता है कि अब आगे क्या रूप लेगा, क्या नीति होती है, क्या है, ये तो सरकार बनने के बाद आगे की दिशा होती है, लेकिन एक कम से कम पहल है, ये उस रूप से हमें देखना चाहिए। कोहली साहब, यकीनी तौर पर इंतहाई अच्छी पहल हुई है, दावत दिए जाना, दावत कबूल करना, दोनों वज़ीर आज़म का साथ बैठना, हर जगह इसको बड़े मुस्बत अंदाज में देखा जा रहा है। आप ये कहिएगा, आप लोगों के पास क्या इत्तलात है, एजेंडा क्या होगा कल होने वाली मुलाकात का? क्या कोई अहम बात, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है कि या दोनों वज़ीर आज़म एक दूसरे को नेक ख्वाहिशात और खैरियत दरियाफ्त करेंगे? इसको दो रूप से देखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि स्ट्रक्चर्ड टॉक्स जो होते हैं उसके लिए प्रिपरेशन होती है। स्ट्रक्चर्ड टॉक्स जो है सरकारें करती हैं, और सरकार तो बन रही है आज, तो इसीलिए उस रूप से ना देखते, इंट्रोडक्टरी हो सकता है, बायलैटरल के रूप से ना देखते हुए पूरे सार्क रीजन का अगर आप देखें, मैं समझता हूं कि जहां तक मीडिया से हो, शुभचिंतक हो, एनालिस्ट हो, वो भारत और पाकिस्तान पे फोकस रखते हैं और बहुत उम्मीदें लगती हैं। और मुझे लगता है इस हाइप से बियॉन्ड हमें इस रूप तक देखना चाहिए। यदि कोई ऐसी बात हो तो अपने आप ही वो हमारे जो दोनों मुल्क के हैं, हमारे प्रधानमंत्री और आपके प्रधानमंत्री, वो इस बात को आगे रखेंगे। लेकिन मैं मानता हूं इसे एक अच्छी पहल के रूप में देखना चाहिए, और एक इसको ज्यादा हाइप ना करते हुए कि बहुत स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल टॉक्स हैं, उसका मुझे उस रूप से देखना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि अभी वो स्टेज नहीं आई है। ये अभी तो आज प्रधानमंत्री हमारे शपथ लेंगे, कल मुलाकात होती है, हमारे देश आए, उनको इन्विटेशन दिया है, तो स्वाभाविक है कि दोनों नेता मिलेंगे जरूर। तो आई थिंक वी शुड लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अच्छा कोहली जी, ये कहिएगा कि आप लोग बड़ी जमात बनकर सामने आए हैं, क्योंकि आप लोगों को वोट मिला है, आपका वोट बैंक है इस वक्त, तर्जुमान है आप इस वक्त बीजेपी के, तो बताइए किस तरह आप देखते हैं, क्या लोग बातचीत करना चाहते हैं, अमन चाहते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान? मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बताता हूँ, अमन कौन नहीं चाहता, और मैं मानता हूँ चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, हमारे अन्य देशों के साथ, जैसे हर देश और हर व्यक्ति, इंसान अमन हमेशा चाहता है, क्योंकि जिंदगी ही अमन के इर्द गिर्द घूमती है। अगर व्यक्ति के पास अमन ना हो, परिवार अमन से ना जिए, तो कैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी? तो अमन तो एक मूल मुद्दा है ही। लेकिन मैंने शुरू में अपने शब्दों में कहा था कि पाकिस्तान के साथ भारत और पाकिस्तान रिलेशनशिप एक कॉम्प्लेक्स या एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, सरल नहीं है, बहुत फैक्टर्स हैं।
यहाँ पर जैसे हम इस दृष्टि से देखते हैं कि भाई वहां पर क्या सिचुएशन है, अलग अलग पावर सेंटर्स हैं, कई आपके अपने खुद दिक्कतें हैं, हमारे कई इश्यूज है, कश्मीर पे प्रश्न उठता है, हमारा अपना स्टैंड है, आपका स्टैंड है। तो इसीलिए इस पाथ पे चलने के लिए, अमन के अचीवमेंट के लिए सरकारें प्रयास हमेशा करती रही हैं। कई बार सफलताएं हुई हैं थोड़ी बहुत, कई बार विफलताएं हुई हैं। तो मुझे लगता है कि जब एक पॉजिटिव पहल होती, आशाओं को उतना ना उठाना चाहिए, एक एक कदम चल के देखना चाहिए और परिस्थितियां अपने आप फिर उसकी तरफ बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए मैं बहुत रिस्ट्रेंट के साथ ये बार बार कह रहा हूं कि एक स्ट्रक्चर्ड टॉक के रूप में इस वक्त देखना शायद उचित ना हो। ठीक, नादिम कोहली जी, तर्जुमान बीजेपी, बहुत शुक्रिया न्यूज रूम में हमें ज्वाइन करने के लिए और बीजेपी का मौक़िफ़ सामने रखने के लिए। अच्छा आगाज हर तरफ से है, अच्छा आगाज है, लेकिन मामलात पर बात होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके। परवेज मलिक साहब, जब हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने भी गुफ्तगू की, एक मामला ऐसा है जो दोनों ममालिक के दरमियान शायद पिछले कुछ सालों में ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है, वो है दहशतगर्दी या क्रॉस बॉर्डर टेरर। हमारे अपने खदशात हैं, हम बलूचिस्तान पर सवाल उठाते हैं कि भारत की जानिब से वहाँ क्रॉस बॉर्डर टेरर होता है, उनके अपने खदशात हैं। वो मुंबई वाक़े को सामने रखते हैं हर बार, किस तरह से वो वाक़या हुआ, और बहुत से वाक़या दोनों जानिब से होते हैं कि कहाँ कहाँ एक दूसरे के मुल्क में मुदाखलत की जाती है। इस मामले को खास तौर पे मौजूदा हुकूमत किस तरह से एड्रेस कर रही है? क्या कोई इसके पीछे प्लान मौजूद है कि किस तरह से हम उनकी तसल्ली करा सके और उनसे अपनी तसल्ली ले सके? देखिए, इंडिया भी एलेज करता है हमारे लोगों पे, हम भी उनको करते हैं। तो इसका तो एक ही रास्ता है कि दोनों रिस्पॉन्सिबल नेशंस हैं, दोनों अपनी एविडेंस दें, अपनी कोर्ट्स में मामला चल रहे हैं उनको कोर्ट्स में परसू करें और कोशिश करें, अब जैसे फेंसिंग थी या कोई और तरीकाकार हो जिससे आप इसको क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट और इनको रोक सकें। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और ये अमन के साथ मुंसलिक है, इसका होना बहुत जरूरी है। और एक साल पहले हमारे यहाँ हुकूमत बनी, अब एक साल बाद हमारे हमसाया मुल्क भारत में हुकूमत बनने जा रही है, इसी तरह अफगानिस्तान में भी नई हुकूमत बनने जा रही है। तीनों ममालिक ऐसे हैं कि आपस में थोड़े ताल्लुकात में कशीदगी, बॉर्डर एरियाज हैं वो हर जगह पर मौजूद हैं। अगर सिर्फ भारत की बात करूं नवीद साहब, यहाँ पे भारत में एक बंदा लोअर क्लास से जो कुछ भी नहीं था, आज भारतीय वजीर आजम के तौर पर हल्फ उठाने जा रहे हैं, वो वहाँ हल्फ उठाएंगे। जो वहां पे तब्दीली हमें दिखाई दे रही है, फिर हम नरेंद्र मोदी की शख्सियत में भी एक तब्दीली देखते हैं। कहां तो इतना हॉकिश और एक एक्सट्रीम पे खड़ा बंदा, कहां कल वो पाकिस्तानी वजीर आजम के साथ बैठने जा रहा है। पाकिस्तान ने कभी भी हार्ड लाइन नहीं ली, हमेशा कोशिश किया कि पॉजिटिव रहे। लेकिन अभी जो आपने बात सुनी दोनों के स्पोक्स पर्सन से, कांग्रेस के भी और बीजेपी पे, तो उनसे एक बात तो क्लियर हो गई और ये चीज़ नज़र आ गई वाज़ह है कि ये फ़ोटो सेशन होगा जो उन्होंने इंडिया दिया। उन्होंने कहा ये फोटो सेशन होगा और एक दूसरे को इंट्रोडक्शन सा होगा, क्योंकि वो सार्क के साथ जोड़े हैं। इंडिविजुअली पाकिस्तान को नहीं दोनों ने कह दिया ना, दूसरे मैंने आप उनके अल्फाज को दूसरे अंदाज में था कि ये इतनी ज़्यादा आप ना रखें और ना इस पे हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बात उनके कह के उन्होंने एक मैसेज दे दिया पूरे कौम को कि वो चाहते क्या हैं। वो असल में उस सेरेमनी को एक, जो मैंने पहले कहा था कि इंटरनेशनली तौर पे अपनी रिकग्निशन करवाने के लिए एक सार्क के लोगों को सबको बुलाया। अब क्योंकि पाकिस्तान के जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए तो उसकी वजह से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि ऐसा मौका आएगा। कल जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है वो नज़र ये आ रहा है कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह से हैं, क्योंकि एक तरह से फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है मोदी साहब से भी नवाज शरीफ साहब का आपस में, और एक इंट्रोडक्शन जब होगा उसमें आएगा। लेकिन ये जो तवक्कुआत आ रही है ना जी, कॉम्पोजिट डायलॉग की तरफ फौरी चले जाएंगे, ये वो नज़र नहीं आ रहा। जो आज बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू अभी मुझे जो गुफ्तगू उन्होंने अभी की उससे नज़र नहीं आ रहा वो साहब के फौरी तौर पे ये फैसले हो जाएंगे। आपने कहा कि मोदी साहब एक स्ट्रीट से लेकर और वज़ीर आज़म बन गए और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आपने कहा। देखिए, ये जब भी आएगी जब पाकिस्तान में भी जमहूरियत मजबूत होगी, जमहूरी तसलसल रहेगा, इसमें कोई ऐसी किस्म की एडवेंचरिज्म नहीं आएगी। ये भी आएगी कि पॉलिटिकल पड़ेगा, बिल्कुल अपने अदारे की इज्जत को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नजमुद्दीन शेख साहब, आखिर में आपकी तरफ आऊंगी। आपके ख्याल में किस तरह से वो तमाम इश्यूज एड्रेस किए जा सकते हैं, खासतौर पर दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की जाए या दीगर जो मामलात हैं, कि हम अच्छे आगाज के साथ साथ आगे की जानिब कोई कदम ले सकें, आगे बढ़ सकें? देखिए, ये बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि इस मुलाकात, जो कल मुलाकात होनी है, उसमें तफसील में बात नहीं होगी। मेरी उम्मीद ये है कि उनका ये मुआहदा होगा या ये अग्रीमेंट होगी कि जो कॉम्पोजिट डायलॉग है उसको फिर शुरू किया जाए। वो जब उन्होंने कहा कि हमारी डायलॉग जो होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन
दोनों सरबराह जब कहेंगे कि हाँ साहब ये चीज़ जो कि हमने 6-8 महीने से बंद रखी है इसको फिर शुरू करना चाहिए, तो ये एक खुश आइन बात भी होगी और ये एक मौका फराहम करेगी जब आप स्ट्रक्चर करेंगे। अब स्ट्रक्चर जो कांग्रेस ने बनाया था, हो सकता है कि बीजेपी की हुकूमत ज़रा अलग स्ट्रक्चर बनाए। हमारी तरफ जो जरदारी साहब के ज़माने में स्ट्रक्चर था, हो सकता है कि हमारे यहाँ भी ज़रा सा स्ट्रक्चर में तब्दीली आए, लेकिन बातचीत शुरू होने की उम्मीद रखी जा सकती है कि इस पे मुआहदा होगा कि बातचीत को शुरू करना चाहिए। महीना डेढ़ लगेगा कि सेक्रेटरीज मिलें, लोअर लेवल मीटिंग्स हों और फिर फॉरेन मिनिस्टर्स मिलें और इस बात को आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ मेरे नज़र में ये ज़रूरी है कि जो हिंदुस्तान की तशवीश है सर फहरिस्त दहशतगर्दी और जो हमारी तशवीशें हैं वो हम उनको पेश करेंगे और उस पर बहुत मुख्तसर बात होगी, क्योंकि 8 पौन घंटे में इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। लेकिन इस पर एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज, एक दूसरे की जो थॉट फॉर्मुलेशन है उसको अगर हम समझ सकेंगे तो उसमें भी शायद एक पेशरफ्त होगी, क्योंकि इवेंचुअली डिप्लोमैट्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन जब सरबराह एक दूसरे से बात करते हैं तो एक बहुत अलहदा नताइज निकल सकते हैं अगर एक दूसरे में वो एतमाद पैदा कर सके। तो इस पहलू को भी देखना चाहिए कि एक दूसरे में एतमाद पैदा करें और बातचीत पे मुआहदा करें कि बातचीत शुरू करनी है और स्ट्रक्चर करके बातचीत करनी है, लेकिन बातचीत करनी ज़रूर है। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब, कराची से न्यूज रूम में हमें ज्वाइन के लिए। नवीद चौधरी साहब, परवेज मलिक साहब स्टूडियो में हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुन ली। सब ये कह रहे हैं कि मुलाकात फोटो सेशन भी हो सकता है, सिर्फ तारुफी मुलाकात भी होगी, लेकिन यकीनी तौर पर कल की मुलाकात दोनों मुल्कों के दरमियान अमन का रास्ता खोलेगी, बातचीत और मुज़ाकरात की जानिब आगे बढ़ेंगे, मईशत के तौर पर तरक्की करेंगे दोनों ममालिक, और यही पैगाम कल दोनों अवाम को जाना चाहिए। दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म की जानिब से न्यूज रूम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।